हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 6 मंथ जेई बैच में। तो बच्चों कैसे हो आप सब? वो क्लास देखी आप लोगों ने? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेमो क्लास देख लिया? कोच बैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली? बैच को ज्वाइन करने का प्रोसेस पता कर लिया? और हमारे काफ़ी बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया है। उम्मीद है आप लोग भी जल्दी बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा 6 मंथ जेई बैच है, इसमें हम लोग जिसकी कक्षाएं 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं BEE और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेमो क्लास हो गया है। तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का डेमो क्लास है। क्या है बच्चों? दिस इज फॉर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 1। तो ये याद रखिएगा कि ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्लास होने वाला है। क्या होने वाला है? ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्लास होने वाला है। ठीक है बच्चों? तो बस बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं स्टार्ट क्लास को। तो क्लास को शुरू करने से पहले बस मैं 2 बातें कहना चाहूँगा बच्चों कि यदि आप लोगों ने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी क्लासेस बिल्कुल भी मिस ना हो जाएं। क्योंकि 21 जुलाई से जब ये क्लास स्टार्ट होंगी तो आप लोग मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है पॉलिटेक्निक स्टडी, फिर आपके लिए ज्वाइन लिखा हुआ आएगा। ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके पास 799 का जो है वो मेंबरशिप वहाँ पर कार्ड है। तो 799 वाला मेंबरशिप कार्ड खरीदने के बाद आपको रिमेनिंग 2000 फीस है। 2000 में से रिमेनिंग 1200 मुझको मेरे इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से ट्रांसफ़र करना है। ठीक है बच्चों? ये सब आप लोगों को पता ही है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लासेस लिंक दिए हुए हैं, डेमो क्लास का, बैच के ज्वाइनिंग प्रोसेस का, सबके अलग अलग लिंक हैं। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके अपना जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए फिर बस बिना समय गवाए जल्दी से अब हम लोग अपना पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भैया जैसे हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिएगा, ये बेसिक हम क्यों बोल रहे हैं? बेसिक दरअसल इसलिए है क्योंकि बेसिक आप लोग पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर से अब तक आपका बेसिक कमज़ोर हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर फर्स्ट ईयर में आपने बेसिक पढ़ा था तो अब भी आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है नहीं? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जब हम लोग किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो पढ़ते हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अभी बताऊंगा क्या होता है सेमीकंडक्टर्स। फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स का किस किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है, किस किस प्रकार से उनके क्या बोलते हैं फैक्टर्स रहते हैं, वो किस किस प्रकार से रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहानी से शुरू कर लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे मटेरियल्स, पहली बात तो दुनिया में हम लोगों ने अपने 3 मटेरियल्स को सीखा। किसको सीखा? आप लोगों ने अभी तक अपने डिप्लोमा में आपने अपने 3 टाइप के मटेरियल्स को सीखा। एक तो थे हमारे पास कंडक्टर्स, दूसरे थे हमारे पास इंसुलेटर्स, और तीसरे थे हमारे पास सेमीकंडक्टर। एक क्या थे? एक तो थे हमारे पास कंडक्टर्स जिसको बोलते हैं चालक, एक थे हमारे पास इंसुलेटर्स जिनको बोलते हैं कुचालक या अचालक, और एक थे हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब अर्ध और कंडक्टर मतलब चालक, जिनको बोलते हैं हम बच्चों अपने अर्धचालक। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस 40 से 45 मिनट की क्लास में मैं इतना कंटेंट कवर करा देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखने के बाद भी आप लोगों को इतना कंटेंट कवर करा देंगे कि आपको 40 से 45 मिनट की क्लास में इतना कुछ मिलेगा कि आपको कहीं और में 1 से 2 घंटे की क्लास में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं फास्ट पढ़ाता हूं और आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि फास्ट पढ़ें।
तो हमने अभी तक अपने 3 टाइप के मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है, और वो कौन कौन से हैं? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि मैं अगर बोलूँ चलो भैया कोई भी 5 कंडक्टर्स के नाम बताओ, तो आप सबसे पहले इनसे शुरू करते हो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, है ना, ऐसे तो बोलते हो आप। फिर अगर मैं बात करूं कि भैया कोई इंसुलेटर्स के नाम बताओ, बोलते हो लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये सब चीज़ आप बोलते हो। फिर मैं बोलूँ कि इंसुलेटर्स के नाम बताओ। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशंस आपके दिमाग में आइडिया बने हैं, ये बने कहाँ से हैं? ये बने हैं जो कि आपको पढ़ाए गए, ठीक है। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का अलाउ कर देते हैं उनको कहा जाता है आपके कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का अलाउ नहीं करते उनको कहा जाता है इंसुलेटर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का अलाउ कर दें लेकिन कंडक्टर्स के जितना ना करें उनको कहा जाएगा आपका इंसुलेटर। तो वैसे हमारे कुछ मटेरियल्स होते हैं, होते क्या हैं कि वो कंडक्टर तो होते हैं लेकिन कंडक्टर से कम क्वालिटी के होते हैं और इंसुलेटर से ज़्यादा क्वालिटी के होते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो इन मटेरियल्स की, ये जो बेसिकली इन मटेरियल्स की जो रजिस्टिविटी होती है, देखिएगा हमेशा याद रखिएगा रजिस्टिविटी के बेस पर ही डिफाइन होते हैं मोस्टली। तो इन मटेरियल्स की जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है आपकी कंडक्टर से कम, कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। मतलब रजिस्टिविटी जो रहती है, रजिस्टिविटी किसकी? सेमी कंडक्टर्स की जो रजिस्टिविटी रहती है वो, सॉरी उल्टा बोल गए, कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। कंडक्टर से ज़्यादा रजिस्टिविटी होती है और इंसुलेटर से कम रजिस्टिविटी होती है, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी वो करंट के फ्लो को उतना ही बुरी तरीके से अलाउ करेगा। मतलब कि करंट के फ्लो को अलाउ करने में रजिस्टिविटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा ये वाली बात। तो ये होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट लेस देन कंडक्टर्स एंड मोर देन इंसुलेटर्स। इट मीन्स टू से दैट देयर रजिस्टिविटी इज मोर देन कंडक्टर्स इन लेस देन इंसुलेटर्स। गॉट इट? अब क्या कहानी है? अब कहानी ये है भैया कि इनका यूज जो होता है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है। इसीलिए हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस फर्स्ट क्लास में सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में जो फिजिक्स है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। तो सबसे पहली बात तो हमारा आ गया सेमीकंडक्टर। अब बात देखो, सबसे मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ देकर चलेंगे, बिल्कुल भी फालतू की बकवास एक सेकंड नहीं होगी। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की रजिस्टिविटी कहां से कहां तक होती है, याद रखिएगा भैया, रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। रजिस्टिविटी को रोज से रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो ये होती कहां से कहां तक है? ये होती है 10⁻⁴ टू 0.5 ओम तक। कहां तक होती है भैया? ओम मीटर, सॉरी, 10⁻⁴ ओम से 0.5 ओम तक, ओम मीटर तक आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की रजिस्टिविटी रहती है। सबसे पहला डेटा नोट करने लायक था, तुरंत से नोट करिए, कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की रजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। आपको ये तो पता, देखो ये तो पता हम सबको होता है कि भैया सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की रजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होती है, इंसुलेटर से कम होती है, लेकिन ये तो नहीं पता ना एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ये मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताई है। गॉट इट? तो ये था भैया हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू। उसके बाद बात आती है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमारे किस प्रकार के बॉन्ड से बने होते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। किससे बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा उससे मिलकर के बनते हैं हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के कितने एटम्स में एक फ्री एटम प्रोवाइड होता होगा। तो देखो सोचो, ये तभी तो हम बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर से कम कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नोट कर लेना तुरंत, कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के 10⁻10 एटम्स में से 10⁻10 एटम्स में से
एक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक एटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा 10 की घात 10 एटम्स में से एक एटम फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं भैया। 10 की घात 10 एटम्स में से एक एटम फ्री इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 10 सेमीकंडक्टर एटम्स में से एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होता है, 1 एटम फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होता है। ठीक है, आई बात समझ में, नोट करने लायक बात थी। अब बात करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की। तो देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो भैया अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो रहती है कि इनकी रजिस्टिविटी जो रहती है वो कंडक्टर से ज़्यादा लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। क्या होता है? द मेन एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इज दैट देयर रेजिस्टिविटी इज मोर देन कंडक्टर्स एंड लेस देन इंसुलेटर्स। ठीक है कि नहीं? उसके बाद आते हैं, सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी कैसे करोगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था, इसलिए इसको बोर्ड पर नहीं लिखा है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मेन अगले पॉइंट की बात करूँगा, जिसको मैं लगभग 2 से 3 मिनट आपको समझाऊंगा भी कि वह होता क्या है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक ताप गुणांक। मतलब क्या होता है इनका, कि इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका होता है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको समझाऊंगा तो देखो यही तो बात है, ये चीज़ तो आपको बुक से पढ़ने को भी मिल जाती कि इनका क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, क्या बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर्स का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बात तो आपको मिल जाती भैया पढ़ने को बुक से भी, लेकिन इसको पढ़ के समझना बुक से वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ नहीं होता है। तो बात करें हम बच्चों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो इसका मतलब रहता है कि यदि आप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस कम होगा। सेम कहानी वाइस वर्सा, कि मान लीजिए कि अगर उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर से सुन लीजिए कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब रहता है आपका, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि यदि आप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितने उनको हीटिंग पावर देंगे, मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, देखो कि जितना अच्छा उसको हीटिंग पावर, मतलब जितना वो गर्म होंगे उतने ही अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करने शुरू करेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है बच्चों कार्बन। ये आप लोग डीसी मोटर के ब्रश बनाए जाते हैं कार्बन से। देखो नोट कर लेना, ये सब बातें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात बस याद रखना, इस बैच को लेते समय आप लोग, जब आपने ये बैच लिया है, जब आप बैच लेंगे, मेरे द्वारा क्लास में बोली गई एक एक शब्द आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस एक एक क्वेश्चन है। इसीलिए आप अगर एक सेंटेंस को भी ध्यान से नहीं सुनते हो, मतलब आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन के ब्रश बनाए जाते हैं डीसी मोटर में, बड़ी डीसी मोटर्स में कार्बन के ब्रश बनाए जाते हैं। अभी कार्बन का क्या है कि जितना इसका भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि कार्बन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, बिकॉज ऑफ इट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सोचो, ये ज़्यादातर लोग तो इसको कार्बन को कंडक्टर समझते हो, आप लोग समझते हो कि नॉन मेटल है लेकिन कंडक्टर है। नॉन मेटल है, कंडक्टर मोस्टली मेटल्स होते हैं। तो कार्बन तो एक नॉन मेटल है, और कार्बन कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है और सेमीकंडक्टर की तरह भी। तो जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है, और कार्बन ऑप्शन में हो लेकिन आपको पता ना हो, तो इसलिए ये बात पता होनी आपको जरूरी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि कुछ तो ऐसे, मतलब इसी के ऊपर बात कर रहा हूं मैं अभी भी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। कुछ तो ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो आपने सुने। तो जर्मेनियम तो एक ऐसा सेमीकंडक्टर है, रूम टेम्परेचर पर तो वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। रूम टेम्परेचर पर तो ये लगता है कि इंसुलेटर है,
जो रूम टेम्परेचर पर जब उसको चलाते हैं, ऑपरेट कराते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो इंसुलेटर है लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो एक गुड कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। रूम टेम्परेचर पर लगता है कि ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है वैसे ही वो एक अच्छे कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। उसके बाद बच्चों अगली जो इनकी प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है कि जब इनमें कोई मेटालिक इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। क्या बच्चे? मेटालिक इम्प्योरिटी। तो मेटालिक इम्प्योरिटी को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? बताइएगा जल्दी से ज़रा। मेटालिक इम्प्योरिटी को बोलेंगे धातु अशुद्धि या फिर धात्विक अशुद्धि। तो जब उनमें किसी धातु की अशुद्धि ऐड की जाती है, तो धातु डालेंगे तो अशुद्धि तो इम्प्योरिटी तो है वो, तो जब उसको ऐड करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए वो बढ़िया वाले सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों वो हमारे मिलकर के बने होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बनाते हैं सेमीकंडक्टर्स। गॉट इट? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अब अपने कुछ कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स, मतलब कि जो सेमीकंडक्टर्स हमारे नॉर्मली यूज़ में आते हैं। आज की इस क्लास में बेसिकली मैं आपको पूरा सेमीकंडक्टर्स का लेखा जोखा पढ़ा दूंगा, इंट्रोडक्शन से लेकर के, हिस्ट्री से लेकर के, और पूरा इनका इतिहास, ज्योग्राफी सारा का सारा पढ़ा देंगे। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स, फिर पढ़ाएंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फिर पढ़ाएंगे पीएन जंक्शन, डायोड की तरह बिल्कुल सेम जो डायोड काम करता है वही आपका पीएन जंक्शन काम करता है। पूरा पीएन जंक्शन आज की ही क्लास में ख़त्म करके जाएंगे हम। ठीक है बच्चों, चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं बिना समय गवाए कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स का। तो आपको पता है कि जो कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर रहते हैं, एक तो है आपका जर्मेनियम, दूसरा है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम, एक है आपका दूसरा है सिलिकॉन। जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बच्चों आपका 14। एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, तो ये होता है 14। अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें इनके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम इसका बनाएं जर्मेनियम का, तो कितना बनेगा? जर्मेनियम का बनेगा 2, 8, 18 और लास्ट में बनेंगे आपके इसके 4। देखिए 2, 8, 18, 10, 28 और ये 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं तो ये बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। 4 ही तो इसको लेने के लिए चाहिए, 4 इसको देने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। सेम कहानी आएगी सिलिकॉन में, देखना 2 सिलिकॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो बनेगा हमारा 2, 8 और 4। फिर से ये 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ गए। मतलब बैलेंसी इलेक्ट्रॉन जब जब आपके 4 आ जाएंगे समझ लीजिएगा कि आपका जो है वो क्या बनने वाला है? सेमीकंडक्टर बनने वाला है। मतलब कि अगर आपके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4 तो समझ लीजिए कि आपका बन गया है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो ये तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इनका हमने एटॉमिक नंबर जाने, इनके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं इसके बारे में जाना। ठीक है बच्चों, तो अब जब हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जान लिया, अब मैं आपको इसके बारे में 2-3 बातें और बताता हूँ कि एक रहता है आपका कि इनके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स रहते हैं वो आपके कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर के बनते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके बेस पर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे ना तभी इनसे फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब तक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तब तक इनसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। तो आपके जर्मेनियम के कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है जर्मेनियम के लिए लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको भी नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? कई बार पूछा हुआ है जेईई के एग्जाम में, मैंने खुद देखे हैं क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? आपका एनर्जी का। और जर्मेनियम
जर्मेनियम के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और सिलिकॉन के लिए आपकी जर्मेनियम ये होती है सिलिकॉन के लिए बच्चों, ये होती है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए होती है लगभग आपकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की नीड होती है आपकी जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए नीड होती है आपकी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारे कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स हैं, मतलब कि हम इन सेमीकंडक्टर्स का मेनली मुख्य रूप से यूज़ करते हैं। और इनका प्रोसेस, ये जो सेमीकंडक्टर रहते हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कि जो सेमीकंडक्टर्स रहते हैं हमारे ये ऑपरेट किस प्रकार से होते हैं, कि हमको जो है पहले क्या करना पड़ता है। तो इसका बिल्कुल सिंपल प्रोसेस मैं आपको समझाऊं। पहले इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद इनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जब इनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हीं के कारण से इनमें से करंट का कंडक्शन होना शुरू हो जाता है। बात समझे आप? फिर से सुन लीजिए कि सबसे पहले इनको कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, उसके कारण से फिर इनका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ये इतनी रिक्वायर्ड इनको बता दिया। जब इनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो उनसे निकलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो मैंने BEE में समझाया था, इनमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट की। वैसे तो मैंने बता दिया कि टेम्परेचर, ये वो प्रॉपर्टी मैंने बताया था अभी कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है सेमीकंडक्टर्स पर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। क्यों? बिकॉज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उनका। इसीलिए यदि हमने बढ़ाया टेम्परेचर तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है भैया, क्या होगा बच्चे? वो आपका कम होगा। तो बस अगर हम मान लीजिए कि टेम्परेचर को बढ़ाएं, और टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद उनका रेजिस्टेंस होगा कम, और जब उनका रेजिस्टेंस कम होगा तो उनमें जो करंट की पॉसिबिलिटी है वो आपकी जल्दी से ब्रेक होकर के, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक, देखिए जैसे जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाते हो उतनी ही जल्दी उसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमको टेम्परेचर को जो बढ़ाना है वो दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है। टेम्परेचर बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ाना ज़रूरी है ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो सके, रेजिस्टेंस कम हो सके। सबसे पहली नीड तो ये है टेम्परेचर बढ़ाने की। लेकिन दूसरी नीड क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने की दूसरी नीड होती है बच्चों हमारे पास कि उसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सके। क्या हो सके? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सके। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने की नीड जो है हमारे पास वो इसलिए है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तभी तो हमको काम बनेगा। जब कोवेलेंट बॉन्ड हमारे ब्रेक हो जाते हैं तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और फिर क्या होता है? उनसे कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भैया, ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट था सेमीकंडक्टर्स पर। गॉट इट? अब मैं आपको बताता हूं भैया टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्या बताते हैं? आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बहुत बार पूछा गया है ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको बिना बात के खाली बैठा करके क्लास में टाइम पास करने का मेरा इरादा हो, कभी भी नहीं रहा है आज तक। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की तो मेनली हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं वो हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर,
और एक रहता है बच्चों एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स। एक रहता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स और एक रहता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं पहले और फिर पढ़ेंगे हम एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो जो हमारे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एकदम प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो एकदम शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पर बच्चों कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो आपको बिल्कुल शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रांसिक तो होगा जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाए जाएंगे, लेकिन एक्सट्रांसिक के बारे में भी बात करेंगे अभी। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स आर दोज सेमीकंडक्टर्स इन विच वी डोप समथिंग लाइक। जब हम इस प्योर सेमीकंडक्टर में किसी मटेरियल की डोपिंग यानी कि इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो जब जो सेमीकंडक्टर हमको प्राप्त होते हैं वो कहे जाते हैं एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स। लेकिन सोचने लायक बात यह है कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक प्योर फॉर्म मौजूद है तो हम उसमें इम्प्योरिटी क्यों मिला रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले से प्योर दूध है लेकिन उसमें पानी मिला के बेच रहे हैं। लॉजिकल बात है कि नहीं? ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले से ही प्योर दूध है लेकिन फिर भी उसमें पानी मिला के बेच रहे हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि जो हमारे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स रहते हैं उनकी कंडक्टिविटी उतनी हाई नहीं हो पाती है, उनकी कंडक्टिविटी सिर्फ लो लेवल तक ही सीमित होती है। अब चूंकि उनकी कंडक्टिविटी सिर्फ लो लेवल तक सीमित होती है इसीलिए हमको हाई लेवल के लिए अपने क्या बोलते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ मिलानी पड़ती हैं और एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स बनाने पड़ते हैं। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो मैं बात करूं बच्चों कि होता क्या है कि जब सेमीकंडक्टर्स जो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो हमारे एकदम प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, बिल्कुल प्योर एकदम शुद्ध रूप में, तो जब उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस मतलब उनके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो होता क्या है कि उनके जो कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उनसे जब उनको हीटिंग मिलती है तो उनके कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते समय कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक और चीज़ बनती है सेम, जिनको कहा जाता है आपके होल। याद रखिएगा, होल और इलेक्ट्रॉन्स आर द टू मेन थिंग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्शन इन एनी सेमीकंडक्टर। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये दो टाइप होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी सेमीकंडक्टर में कंडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब आपके कोवलेंट बॉन्ड को एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलती है, तब उसके अंदर बनते हैं होल्स और जब उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, जब वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तब उनसे प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा। लेकिन इनके अंदर जो एनर्जी रहती है पूरी वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को मिला करके रहती है। ठीक है भैया, ये था हमारे पास हमारा पूरा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स का प्रोसेस। चलिए अब बिना समय गवाए जल्दी से आ जाते हैं एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स की तरफ। तो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में अभी बताया मैंने कि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स जिनमें हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं। और ये इम्प्योरिटीज़, जैसे इम्प्योरिटीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इन इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने से होता क्या है कि हमारे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। याद रखिएगा, इम्प्योरिटीज़ का मतलब हम यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल्स की, ऐसी इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग करते हैं जिनसे कि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी बताया था कि 10 की पावर 10 एटम्स में से एक एटम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही बताया था। तो जब इम्प्योरिटी कर देते हैं तो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स में 10 की पावर 8 में से एक एटम फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं, एक एटम फ्री
इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगते हैं। याद रखिएगा 10 की पावर 8 में से एक एटम फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं। इसी को इसीलिए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करते हैं ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाए। तो ये जो डोपिंग रहती है ये दो प्रकार की रहती है, एक रहती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और एक रहती है टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी। नोट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यार, इतनी ज़रूरी बात तो आपके टीचर्स ने नहीं पढ़ाई होगी आपको। जब वो आपको ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं ना सेकंड सेमेस्टर में, तब भी उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा कि पेंटावैलेंट क्या होता है, टेट्रावैलेंट क्या होता है। तो दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। कौन सी रहती हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ और टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटीज़। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं और उनका रोल क्या है, और टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं और उनका रोल क्या है। ठीक है, बस एक सेकंड दे दीजिए मुझे, बोर्ड साफ कर लें, फिर आपको समझाते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। क्लास में मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर डालो जल्दी से बैच को सब लोग खरीद लो, अपने इस 6 मंथ बैच को, क्योंकि 6 मंथ यही बैच को जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि 21 से इसकी क्लास शुरू है और 31 जुलाई तक इसकी फ़ीस है 2000 रुपये। 31 जुलाई के बाद इसकी फ़ीस 3000 रुपये रहेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जब मैं आपको कंटेंट देने के मामले में कोताही नहीं बरत रहा, एकदम प्योर कंटेंट दे रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरह, देयर इज नो डोपिंग, तो फिर आप से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 31 जुलाई के बाद जो भी बच्चा हमारा बैच ज्वाइन करेगा उसको 3000 रुपये ही फीस देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक बोला पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और एक बोला टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी। तो एक तो बोली मैंने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, एक बोली टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जिसमें 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब जिसके 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, और जिसमें 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। और इन पेंटावैलेंट और टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी के बेसिस पर ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को 2 भागों में बांटा जाता है। और वो कौन कौन से 2 भाग होते हैं? एक होते हैं आपके बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और एक्चुअली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का ही यूज़ करते हैं, मुख्य रूप से प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते। और रहते हैं आपके दूसरे टाइप के पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वाले सेमीकंडक्टर कह सकते हो, और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी वाले सेमीकंडक्टर्स कह सकते हो। होता क्या है कि जब आपके पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी किसी सेमीकंडक्टर में डाली जाती हैं तो वहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं। मैं आपको ये वाली बात बताना भूल गया बच्चों कि मैंने बोला था कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसको लिख लेना आप कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो तो आपके नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, और जो होल्स होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो होल्स होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर लॉजिकल सोचा जाए बच्चों तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा एक सवाल जल्दी से नोट करो, उसका आंसर देना, मैं बताऊंगा नहीं उसका आंसर क्या है, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पर किस प्रकार का चार्ज होगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पर किस प्रकार का चार्ज होगा। एक हिंट जरूर दे देता हूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी की है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की है, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी करने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी करने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस में है? पेंटावैलेंट वाले में, यानी कि एन टाइप वाले में, और होल ज़्यादा किस में है? यानी कि पी टाइप वाले में, टेट्रावैलेंट वाले में। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पर किस प्रकार का चार्ज रहेगा? 2 ही चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव,
और पी टाइप पर किस प्रकार का चार्ज रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप लोग इसका जवाब मुझे मेरे नंबर पर दीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि इनके बायसिंग क्या होती है। पहले तो एन टाइप पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को सिखा देता हूँ। थोड़ा सा वैसे तो बता दिया मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ एन टाइप के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि बायसिंग क्या होती है। तो एन टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन है जिनकी डोपिंग की जाती है, जैसे आर्सेनिक आपका एटॉमिक नंबर होता है 33। क्या रहता है, आर्सेनिक 33 को ऐड किया जाता है इसमें। या फिर आपका एंटीमोनी रहता है आपका 51, उसको ऐड किया जाता है। और अगर हम बात करें क्या बोलते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में आर्सेनिक और एंटीमनी नाम की अशुद्धि ऐड की जाती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, नॉर्मल सी बात है, पूछा जाना। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको। अब याद रखिएगा कि आर्सेनिक और एंटीमनी दो ऐसी अशुद्धियां हैं जो आपकी एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में पाई जाती हैं। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में कौन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डाले जाते हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती हैं, जिनमें 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हर एक बात याद करके चलो भैया, जेई का पेपर पास करना इतना आसान मत समझ लेना। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया हिंट दे रहा हूँ, याद रखना ये वाली बात। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, है कि नहीं। अब आते हैं हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो हैं वो आपके ऐड की, उसमें जो इम्प्योरिटी डाली जाती है वो डाली जाती है गैलियम की। गैलियम जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 31 किसकी, गैलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 31। और दूसरा एक और मटेरियल रहता है, वो रहता है इंडियम। उस इंडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 49। तो जो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनमें जो अशुद्धियां ऐड की जाती हैं वो है गैलियम और इंडियम की। इनको भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन गैलियम और इंडियम दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और उसमें जो ऊपर वाले थे आर्सेनिक और एंटीमोनी, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। गॉट इट। चलिए अब मैं आपसे सवाल तो मैंने पूछा ही है कि आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स पर किस प्रकार के चार्ज होते हैं। इसका जवाब देने को तो मैं अभी दे सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा आप लोगों से असाइनमेंट के तौर पर सवाल समझ लीजिएगा, ठीक है नहीं। उसके बाद आते हैं बच्चों मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। तो मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे जो क्या बोलते हैं, चाहे तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल हो चाहे एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, दोनों ही मटेरियल्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के द्वारा ही कंडक्शन होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की जाती है, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से मेजॉरिटी कैरियर मतलब जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़्यादा संख्या में हैं, वो कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और करंट को फ्लो कराने के लिए भी मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप लोगों से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि नॉर्मल है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में करंट के फ्लो को प्रोड्यूस कराने के लिए कौन से कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल। तो इलेक्ट्रॉन जिसका आंसर है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल जस्ट इसका उल्टा है, उसमें क्या होता है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में हमारे पास रहते हैं होल्स ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स कम, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट रहते हैं। टेट्रावैलेंट 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको उल्टा दे देते हैं, तो होल्स की संख्या बढ़ती है। होल्स की संख्या बढ़ती है, याद रखिएगा। जो आपके पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। क्या होता है, उसमें आपके होल्स की संख्या
ज़्यादा होती है, और जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। इसीलिए एन टाइप वालों में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप वालों में मेजॉरिटी कैरियर होल्स। गॉट इट? ये थी कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे अगला टॉपिक पी एन जंक्शन, और उसके बाद हम अपनी क्लास को कर लेंगे ख़त्म। क्या पढ़ाता हूँ? अब मैं आपको पढ़ाता हूँ बच्चों अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका नाम है पी एन जंक्शन। मैं तो सोच रहा था कि इसकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स भी आज की क्लास में हो जाएंगी, लेकिन बच्चों आज की क्लास में नहीं पढ़ा रहे वरना ज़्यादा हो जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ आपको पी एन जंक्शन तक ही पढ़ाएंगे। पी एन जंक्शन की फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ाएंगे, वो अगली क्लास के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन तो अभी पढ़ा दूंगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा देंगे अगली क्लास में। फिर आपके लिए पी एन जंक्शन डायोड पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जब पी एन जंक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लोगे तो आपके लिए बच्चों जो क्या है, क्या बोला मैंने, पी एन जंक्शन डायोड, वो जानना बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है पी एन जंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों पी एन संधि। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पी एन संधि। जंक्शन को तो संधि कहते हैं, आपको पता ही है वैसे भी। ठीक है, तो जंक्शन क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं कि जंक्शन होता क्या है। जंक्शन तो वही होता है ना जहाँ पर आपकी दो चीज़ें आकर के एक साथ मिलती हैं, उसको कहा जाता है जंक्शन। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ जोड़ा जाता है तो कॉन्टैक्ट सरफेस को कहा जाता है आपका जंक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं और ये आपके एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। तो ये हो गए पी टाइप, ये हो गए एन टाइप। तो यहाँ पर इतने हिस्से में आपका ये है, जब ये है एग्जैक्ट जंक्शन, ये है आपका एग्जैक्ट, इसको मिटा दे रहा हूँ, अच्छे से बनाता हूँ। आपका जो एग्जैक्ट जंक्शन है वो तो है ये, लेकिन फिर भी यहाँ तक का एरिया ये पूरा कवर कर लेता है, और इस हिस्से को कहा जाता है आपके, क्या कहा जाता है इस बच्चे, इस हिस्से को बैरियर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बैरियर, एक ही बात है। इसको बैरियर पोटेंशियल कहें या पोटेंशियल बैरियर कहें, एक ही बात रहती है, पोटेंशियल। देखिएगा पूरी कहानी समझिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे होल्स रहेंगे, और होल्स पर क्या होते हैं? होल्स पर आपके पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब ये मिलते हैं तो जहाँ पर ये मिलते हैं उस जगह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके पी टाइप वाले में चले जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके चले गए पी टाइप वाले में, और होल्स आपके आ गए एन टाइप वाले में। इसी को बोलते हैं डोपिंग, इसी को बोलते हैं डोपिंग। याद रखिएगा, इसी को हमने कहा डोपिंग। तो ये जो आपके हुए कि जब हमने उन दोनों को एक साथ मिलाया तो एन टाइप वाले में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप वाले में चले गए, और पी टाइप वाले में से कुछ होल्स एन टाइप वाले में चले गए, जिससे कि एन टाइप वाले सेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ गया थोड़ा सा, और पी टाइप वाले सेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ गया थोड़ा सा। जब हम इसको करंट सप्लाई करेंगे, अभी डायोड नहीं बना रहे हैं, केवल एग्जाम्पल के तौर पर बस छोटा सा बता रहा हूँ। जब हम इसको करंट सप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि जब इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो वो सप्लाई के थ्रू इस बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक करना होगा। मतलब कि जब तक ये बैरियर पोटेंशियल ब्रेक नहीं होता तब तक इस
जो भी डायोड वायोड बनेगा वो डायोड बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे। एक आइडिया बता रहा हूँ कि जब तक इसमें से बैरियर पोटेंशियल ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें से करंट का कंडक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए बैरियर पोटेंशियल ब्रेक करने के लिए जो हमारा वोल्टेज चाहिए होता है वो याद रखिएगा, हमारा जर्मेनियम के लिए लगभग चाहिए होता है 0.7 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए चाहिए होता है लगभग 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन जर्मेनियम याद रखिएगा कि बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक करने के लिए जर्मेनियम के लिए लगभग 0.7 वोल्ट और आपका सिलिकॉन के लिए लगभग 0.3 वोल्ट याद रखिएगा। नहीं बच्चों, सॉरी, ये उल्टा बोल गए फिर से पहले की तरह। सिलिकॉन के लिए चाहिएगा 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए चाहिएगा आपको, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए चाहिएगा आपको 0.3 वोल्ट। याद रखिएगा ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है, वो आती है आपकी डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। एक होता है डिप्लीशन रीजन और एक होता है डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन रीजन का मतलब रहता है, डिप्लीशन लेयर का मतलब रहता है ये जो है, और डिप्लीशन रीजन की बात करें अगर हम तो ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन आपका ये होता है आपका डिप्लीशन रीजन, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ाएंगे हम बाद में। आपका पीएन जंक्शन का टॉपिक तो हो गया ख़त्म यहाँ पर। इसके बाद आपको पढ़ाई जाएगी बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग होती है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स, बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा बच्चों, इनको अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होता है ख़त्म। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो बच्चे क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर करना अपने सभी दोस्तों से, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें दीजिए। बताइए यदि आप कोई सजेशन हमको देना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, लाइक मान लीजिए कि सर तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं या धीरे तो नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन आप यदि देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बच्चों ये जो 6 मंथ जेई बैच है इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 21 तारीख से 21 जुलाई से इसकी क्लास शुरू है और 31 जुलाई के बाद बच्चों आपका फीस 3000 रुपीज़ होगी कन्फर्म, इसमें कोई दो राय नहीं दी जाएगी। आपको पता है कंटेंट कैसा दे रहे हैं, एक क्लास में इतना कंटेंट मिला तो हर क्लास में इतना ही कंटेंट मिलेगा। देखिएगा मैं कोशिश करूँगा कि हर सब्जेक्ट की 30 क्लासेस की जाएँ। 12 सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेट रहते हैं, उसमें सब कवर हो जाएगा। तो 12 सब्जेक्ट में अगर हम 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 360 हुआ। तो 360 क्लासेस कितने महीने में निपटेंगी? 6 महीने में। इसलिए मैं कहा 6 मंथ जेई बैच वाला जनवरी तक इस बैच को कंप्लीट खत्म कर देंगे 100%। जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि लेट ना हो जाओ, आप पीछे छूटेगा फिर कवर करना मुश्किल होता है मेरी पढ़ाई को। तो आप लोग, मैं बस एक ही सलाह दूंगा बच्चों कि ऑफलाइन कोचिंग की तरफ रुख मत करना। अगर आपको मेरा बैच अच्छा लगता है तो आप मेरा बैच ले लीजिए। यदि आपको मेरा बैच अच्छा नहीं लगता तो देयर आर सो मेनी बैचेस ऑन द यूट्यूब। बच्चों का एक परेशानी है ना, लेकिन यदि आपको मेरा बैच पसंद है तो आप जरूर लें, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग की तरफ रुख ना करें, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ टाइम और पैसा की बर्बादी है। ऑनलाइन कोचिंग लो और अपना एकांत में बैठ के पढ़ो। जल्दी सक्सेसफुल होने का एकमात्र तरीका है और वो है एकांत पकड़ना। जितना जल्दी एकांत पकड़ लोगे उतनी जल्दी सक्सेस हो जाओगे। जब तक आप भीड़ भाड़ में खोए रहोगे तब तक सक्सेस आपसे उतनी ही दूर भागती रहेगी। याद रखिएगा ये वाली बात, ठीक है बच्चों। तो बस मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए ज्वाइन पर क्लिक कीजिएगा। ज्वाइन पर क्लिक करके वहां पर 799 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना है, 799 रुपये का, और बचे हुए 1200 रुपये मेरे इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से ट्रांसफ़र करने हैं। और आप किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपकी सुविधा में हमेशा उपलब्ध हैं। और परेशान मत होना, अगर आप बैच नहीं मिलो तब भी अगर कभी कुछ जानना हो, किसी बारे में सलाह लेनी हो, एडवाइस लेनी हो, बेझिझक कॉल करिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, गुरुजी आपके हैं, गुरुजी आपके हमेशा रहेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली क्लास में। जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है आप लोगों को। पढ़ाई जरूर करिए अच्छे से, ऑफलाइन कोचिंग की तरफ हो सके तो रुख मत करिएगा। बाकी बच्चों आपकी इच्छा है, आप मेरे वर्ड्स को याद रखेंगे, पछताएंगे ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाएंगे तो। ऑनलाइन कोचिंग बढ़िए, एकांत पकड़िए, जितना जल्दी एकांत पकड़ेंगे उतना जल्दी सफलता हाथ लगेगी। ओके गाइस, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।